दोस्तों, आज है फ्राइडे और ये दिन है फ्राइडे चैलेंज का। जैसा आप जानते हैं, फ्राइडे चैलेंज एक मासूम सा कंपटीशन है जो हर फ्राइडे मंडली में होता है। मैं 1 या 2 वाक्य देता हूं और मंडली के 6 सदस्यों को उसी वाक्य से शुरू करके 6 नन्ही कहानियां लिखनी होती हैं। आज की कहानी का नाम है गरबे में वो चेहरा और हर कहानी शुरू होनी है इस वाक्य से। गरबा करने वालों की भीड़ में एक चेहरे पर उसकी नजर अटक गई। आइए सुनते हैं पहली कहानी, जिसको लिखा है मेरी मंडली की सदस्य हर्षलता ने। गरबा करने वालों की भीड़ में एक चेहरे पर उसकी नजर अटक गई। वो गायत्री पटेल थी जो गरबा खेल रही थी। गरबा की धुन पर उसे मदमस्त देखकर हितेन तो चौंक ही गया। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? आकांक्षा ने हितेन से कहा। मैं वो गरबा देख रहा था। हितेन ने अपनी पत्नी आकांक्षा को जवाब दिया। वहीं चलो ना प्लीज, वो हितेन का हाथ पकड़ते हुए बोली। नहीं, तुम जाओ, मैं इसे आइसक्रीम खिला देता हूँ। अपनी 5 साल की बेटी को लेकर फूड स्टॉल की तरफ जाते हुए हितेन ने गायत्री को पलटकर एक बार देखा और फिर बढ़ गया। पूरे 7 साल बाद गायत्री को देखा था आज उसने, वो भी गरबा खेलते हुए। एक ही पल में बरसों पहले का वो मंजर सामने आ खड़ा हुआ था। उस रोज हितेन अपनी शेरवानी फाइनल करके लौट रहा था कि उसकी होने वाली सासू माँ का फोन आया था। बेटा जल्दी से अस्पताल आ जाओ, गायत्री का एक्सीडेंट हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने आईसीयू से बाहर आकर गायत्री की चोट की तफसील से जानकारी दी तो मानो हितेन का खून जम गया। शी इज क्रिटिकल। उनका दाहिना पैर बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका है। एम्पुटेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर साहब, अगले महीने हमारी शादी है, प्लीज। हितेन होश खो बैठा था, लेकिन अनहोनी हो चुकी थी और उसके बाद जो हुआ उसके लिए हितेन खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। घर वालों के जोर के आगे गायत्री के साथ तय हो चुकी शादी रद्द हो चुकी थी और वो खुद भी घर वालों के खिलाफ कहाँ जा पाया था। मुझे माफ कर देना गायत्री, आई एम सॉरी। अरे सॉरी किस बात का, तुम्हारी गलती थोड़े है। वाकई क्या इतना आसान रहा होगा उसके लिए जितना वो जता गई थी? गायत्री तो बनी ही कुछ अलग मिट्टी की थी। शायद इसीलिए जिंदगी ने इन कड़े इम्तिहानों के लिए चुना भी उसे ही था। मम्मा मम्मा। अपनी माँ को आता देखकर आइसक्रीम से सने हाथों को चाटते हुए हितेन की बेटी बोल पड़ी, पापा मुझे भी डांस करना है, ओके? हितेन कुछ कह पाता कि उसकी पत्नी आकांक्षा सामने खड़ी थी गायत्री के साथ। गायत्री को सामने देखकर हितेन उससे नजरें नहीं मिला पाया। हाँ हाँ जरूर करोगी, आंटी है ना, बेटी को जवाब देते हुए आकांक्षा बोली। अरे इनसे मिलो, यह है मेरी नई फ्रेंड मिसेस गायत्री देशमुख, भरतनाट्यम डांसर और टीचर। पता है इस बार गरबा की प्रैक्टिस हमने इनके साथ ही की है। आप सिखाएंगी ना हमारी बेटी को भी? गायत्री ने हितेन को देखा और जवाब में मुस्कुराते हुए हामी भर दी। जिंदगी की दौड़ में गायत्री ने एक बार फिर हितेन को बहुत पीछे छोड़ दिया था। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी नन्ही कहानी गरबे में वो चेहरा। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। गरबा करने वालों की भीड़ में एक चेहरे पर उसकी नजर अटक गई। ब्लू ड्रेस, नीला दुपट्टा, ये नताशा ही होगी। उल्लास ने अपना यकीन पक्का करने के लिए आसपास नजर दौड़ाई। वहां इस कॉम्बिनेशन वाली कोई और लड़की नहीं थी। पिछले कई दिनों से वो नताशा से चैट कर रहा था। उसने अपनी कोई फोटो प्रोफाइल पे ऐड नहीं की थी। उल्लास के कई बार पूछने पर वो इतना ही लिखती कि सूरत वाले प्यार की उम्र ज्यादा नहीं होती, इंसान की सीरत ही रिश्तों को संभाल के रखती है। उल्लास ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा तो वो गरबे की धुन में झूम रही थी। चारों तरफ रंगीन रोशनी, म्यूजिक और मस्ती में डूबे हुए लोग। ऐसा लग रहा था जैसे ढोल उसके कदमों को फॉलो कर रहा है। कुछ देर के बाद जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, उल्लास उसकी तरफ बढ़ने लगा। लड़की के पास पहुंचकर उसने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हाय नताशा। लड़की ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया।
तुम उल्लास हो? दोनों एक टेबल पर बैठ गए। उल्लास ने बात शुरू करते हुए कहा, तुम इतनी सीरियस हो नहीं जितनी सीरियस बातें करती हो। नताशा ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी इतने बोरिंग नहीं लगते जितना मैं समझती थी। इस बात पे उल्लास जोर से हंस पड़ा। यही तो प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि डॉक्टर है तो बोरिंग ही होगा, हमेशा सीरियस रहेगा। अरे इंसान के काम से उसका नेचर थोड़े तय होता है भाई। बातों में शाम का रंग चढ़ने लगा कि तभी एक छोटी सी बच्ची नताशा के पास आई और बोली, मम्मी मुझे घर जाना है। उस बच्ची के एक वाक्य ने उल्लास को हैरान कर दिया। नताशा इस हैरानी को समझ रही थी। उसने बच्ची के कान में कुछ कहा और बच्ची एक बार फिर खेलने चली गई। ये मेरी बेटी है आरना, आई एम अ सिंगल पेरेंट। उल्लास से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुमने आरना के बारे में कभी नहीं बताया? नताशा ने उल्लास की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम मुझे समझते हो, मैं तुम्हें समझती हूँ, क्या इस बात से हमारे रिश्ते पर फर्क पड़ता है? उल्लास ने खुद को सहज बनाए रखने की पूरी कोशिश की। फर्क नहीं पड़ता नताशा, पर रिश्तों की बुनियाद सच्चाई पर टिकी होती है। मुझे नहीं जानना कि तुम्हारा पास्ट क्या था, पर तुम्हारे प्रेजेंट के बारे में जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। नताशा चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। तो क्या मैं इसे तुम्हारी ना समझूं? उल्लास ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मेरा मतलब ये नहीं था नताशा, मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को छुपाने के पीछे क्या वजह थी। रिश्ते बनाने के लिए किसी को जान भर लेना काफी नहीं है, उसको परखना भी जरूरी है। इस बात को सुनकर नताशा मुस्कुराकर बोली, तुम एक समझदार आदमी हो उल्लास, मुझे उम्मीद है नताशा तुम्हारे साथ खुश रहेगी। उल्लास ने हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं नताशा नहीं, उसकी सहेली हूं। नताशा पीछे खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी नन्ही कहानी, गरबे में वो चेहरा। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, गरबे में वो चेहरा। गरबा करने वालों की भीड़ में एक चेहरे पर उसकी नजर अटक गई। ये तो उसका दोस्त कार्तिक था। 8 साल का बिट्टू गौर से उसको देखने लगा। कितना खुश था वो। मोहल्ले के कुछ और बच्चों के साथ खूब मस्ती कर रहा था और बिट्टू वो अकेला चुपचाप अपने पापा मुकुल के बगल में इस बेंच पर बैठा बस उन्हें देख रहा था। उसकी माँ रागिनी दूसरे बेंच पर मोहल्ले की औरतों के साथ बैठी थी। बिट्टू की नन्ही आंखें कभी रंग बिरंगी रोशनियों को देखने लगती तो कभी मैदान के दूसरे कोने पर लगी आइसक्रीम वाली दुकानों को। लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उसे तो पिछले साल के नवरात्रों के दिन याद आ रहे थे। कितनी मस्ती की थी उसने और कार्तिक ने। मैदान के चक्कर काटते थके नहीं थे वो दोनों। एक साथ झूले पर बैठे थे, आइसक्रीम भी खाई थी, दोनों की फेवरेट बटर स्कॉच। लेकिन इस साल दोनों रूठे हुए थे। बात दरअसल ये थी कि 2 दिन पहले कार्तिक और बिट्टू को ड्राइंग टीचर ने चिड़िया बनाने के लिए कहा था और बिट्टू ने उल्लू बना दिया था। कार्तिक ने उसकी ड्राइंग देखी तो खूब हंसा, बोला तू खुद ही उल्लू है। बस फिर क्या था, बिट्टू इतनी सी बात पर मुंह फुलाकर बैठ गया। पर आज सिर्फ बिट्टू ही नहीं, मुकुल और रागिनी भी उदास थे। आज बिट्टू ने उनकी बहस सुनी थी। वो सिर्फ इतना ही समझ पाया था कि शायद अब माँ पापा भी फ्रेंड्स नहीं रहे। अरे वो देखो तुम्हारा फ्रेंड कार्तिक। मुकुल ने सोच में डूबे बिट्टू के बालों में हाथ फिराते हुए पूछा। नहीं, वो मेरा फ्रेंड नहीं है, बिट्टू गुस्से में बोला। बाप रे, इतना गुस्सा, क्या हुआ? बिट्टू कुछ नहीं बोला। बिट्टू अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताओगे? मुकुल ने कहा तो बिट्टू जैसे फूट पड़ा। उसने सुबकते सुबकते मुकुल को सारी बात बताई और पता है उसने मुझसे सॉरी भी नहीं बोला। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। मुकुल उसके थोड़ा और करीब खिसक गया। उसे पुचकारते हुए बोला, तो तुम सॉरी बोल दो बेटा, सिंपल। मैं क्यों बोलूं? उसने मुझे उल्लू बोला। बिट्टू अपने आंसू पोंछते हुए बोला, पर तुम तो स्मार्ट हो ना, तुम सॉरी बोलोगे तो उल्लू कैसे रहोगे?
सॉरी बोलने वाला स्मार्ट होता है? बिट्टू अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए बोला। और नहीं तो क्या, सबसे स्मार्ट। मुकुल ने उसका गाल खींचते हुए कहा। तो फिर आप भी मम्मी को सॉरी बोल दो ना, बिट्टू ने कहा। तो मुकुल के चेहरे से मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। हाँ पापा, आप भी मम्मी को सॉरी बोल दो और वापस फ्रेंड्स बन जाओ, कहकर बिट्टू अपने दोस्त कार्तिक की तरफ दौड़ गया। मुकुल अपनी जगह बैठा उसको देखता रहा। कैसे 2 पल में उनकी नाराजगी दूर हो गई थी, कैसे खिलखिलाकर हंस रहे थे दोनों। बच्चों की दोस्ती, उनका रूठना, मान जाना कितना कुछ सिखाता है ना। मुकुल कुछ सोचकर अपनी जगह से उठा और रागिनी के पास चला गया। सॉरी रागिनी, मैं ना 1 नंबर का उल्लू हूं, उसने कान पकड़ते हुए कहा। तो रागिनी एक पल उसे हैरानी से देखती रही, फिर हंस पड़ी। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी नन्ही कहानी गरबे में एक चेहरा। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी गरबे में एक चेहरा। गरबा करने वालों की भीड़ में एक चेहरे पर उसकी नजर अटक गई। आशीष गौर से उस खूबसूरत चेहरे को देख रहा था पूरे 7 महीने बाद। अनामिका गरबे की पारंपरिक ड्रेस में पल्ला संभालते हुए भीड़ के साथ साथ हाथ झुलाकर गरबा कर रही थी और लाल घेरदार कोटी पहने आशीष सर पे रखी पगड़ी संभालते हुए सोच रहा था कि वो दोनों पहले कितने आइडियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। जब आशीष 7 महीने पहले जॉब लगने पे मुंबई गया था तब भी सब ठीक था। सुबह उठ के आशीष उसको कबूतर की चोंच में फंसा हुआ गुड मॉर्निंग वाला मैसेज भेजता तो वो पलटकर कप प्लेट के किनारे बिखरी मोतियों वाला लव यू मैसेज भेजती। ऑफिस पहुंचने पर बाबू ने खाना खाया मैसेज आ जाता और रात में फोन पर बतियाते हुए तुम रखो ना फोन, पहले नहीं, पहले तुम रखो, ये होता था। लेकिन फिर न जाने कैसे आशीष बोर हो गया रिलेशनशिप से। 3 महीने से दोनों तरफ खामोशी थी। आशीष ब्रेकअप चाहता था, इसीलिए तो आया था वो मुंबई से, ये सोचकर कि गरबे के दौरान बोल देगा। तो ये है तेरा प्लान, तू गरबा करते करते ऑफिशियल ब्रेकअप करेगा? अरे पागल हो गया क्या? आशीष के दोस्त वरुण ने उससे गुस्से में कहा तो वो बोला, तू समझ नहीं रहा है वरुण, ये प्लान बेस्ट है। देख, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, जो ब्रेकअप के लिए पहले बोलता है ना, उसका ईगो हर्ट नहीं होता। सामने वाला बोल दे तो बहुत डिप्रेशन होता है, मजनू बन जाता है आदमी, मजनू। अब देख, गरबा की भीड़ में घर वाले हैं, सोसाइटी वाले हैं, मैं बोलूंगा तो अनामिका तमाशा भी नहीं कर पाएगी। बाद में तो संभाल ही लेंगे अपन। गाना चल रहा था, सोनल गरबो शीरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे। आशीष हाथ झुलाकर ताली बजाते हुए अनामिका की तरफ बढ़ा। अनामिका धीरे धीरे हिलते हुए उसे हैरानी से देख रही थी। आशीष अनामिका के करीब पहुंचा और बज रहे गाने पर मटकते हुए सुर में सुर मिलाने लगा। सोनल गरबो शीरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे। अनामिका सकपकाई हुई थी। वो पास आकर हाथ से ताली बजाते हुए बोला, सखियों संघाटे केवा घूमे छे, सखियों संघाटे। अनामिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अनामिका ने धीरे धीरे पैर हिलाते हुए चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो आगे बोला, सखियों संघाटे केवा घूमे छे। बस यही कि अनामिका अब बिल्कुल ठहर गई। वो गर्दन मटकाता हुआ उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ बोला, भरे रे भूदड़ी भरे अम्बे माँ। एक्चुअली मैं तुमसे ब्रेकअप। कहते हुए आशीष ने सर उठाया तो अनामिका वहां नहीं थी। चालो धीरे धीरे, कहाँ गई वो? आशीष बुदबुदाते हुए बोला। फिर भीड़ में इधर उधर देखने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो अनामिका एक गबरू जवान लड़के के साथ गोल गोल घूम रही थी। सोनल गरबो शीरे अम्बे माँ। सुनो आशीष। वो आशीष के इर्द गिर्द हाथ हिलाकर ताली बजाते हुए बोली,
चालो धीरे धीरे। आशीष ये रोहित है, मेरा मंगेतर। अरे अम्बे माँ। आशीष के पैरों तले जैसे हरे कालीन समेत जमीन खिसक गई। वो नाचते हुए आगे बोली, भरर भूदड़ी भरे अम्बे माँ। सॉरी, मैं तुमको बताने ही वाली थी। चालो धीरे धीरे, और शादी में आना जरूर। सोनल गरबो शीरे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे। थोड़ी देर बाद जब हर कोई झूमता हुआ गरबा कर रहा था तो आशीष पंडाल के किनारे मोबाइल हाथ में लेकर इंटरनेट पर पढ़ रहा था, ब्रेकअप डिप्रेशन से बचने के 10 तरीके। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी, गरबे में एक चेहरा। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य लकी राजीव ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, गरबे में एक चेहरा। गरबा करने वालों की भीड़ में एक चेहरे पर उसकी नजर अटक गई। सुधीर चौंक गया। यह चेहरा उस भीड़ में सबसे अलग था। गुलाबी लहंगे और धानी रंग की चुन्नी में गरबा करती वो लड़की हंसती मुस्कुराती हुई आसपास से बेखबर जैसे अपने लिए ही झूम रही थी। सुधीर के मन में कुछ चुभने लगा था। कितने खुश हैं सब लोग, मैं क्यों नहीं खुश हो सकता इन सब की तरह? मैं क्यों नहीं झूम सकता? क्यों ये संगीत शोर की तरह मेरे कान में चुभ रहा है? इस वक्त सुधीर को मां पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने तो नीमा के ऑफिस की गरबा नाइट में जबरदस्ती नीमा के साथ उसको भेज दिया था, जबकि आज वो बिल्कुल अकेला रहना चाहता था। भैया आप यहाँ हैं, मैं कब से ढूंढ रही हूँ आपको। चलिए ना, एक राउंड गरबा खेलते हैं ना, और आपको अपने ऑफिस के लोगों से भी मिलवाना है। नीमा जिद करने लगी। नीमा प्लीज यार, कभी और मिल लेंगे, टाइम देखो 12 बजने वाले हैं। सुधीर ने नीमा को टालते हुए चलने का इशारा किया। क्या कहकर मिले वो सबसे कि उससे 2 साल छोटी बहन एक अच्छी खासी नौकरी कर रही है और वो खाली बैठा है? या फिर ये बताए कि आज फिर एक इंटरव्यू का रिजल्ट निकला है और एक बार फिर लिस्ट में उसका नाम नहीं है। अपने आप से बातें करता हुआ सुधीर गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वो लड़की गरबा करते हुए सामने आ गई, उसी तरह झूमती मुस्कुराती उन्मुक्त। सुधीर ने नीमा से पूछा, वो उधर गुलाबी लहंगे में जो है वो भी तुम्हारे ऑफिस में ही है क्या? नीमा ने उधर देखकर कहा, अरे वो तो बॉस है मेरी, मालती मैम। उन्होंने तो पूरी कंपनी एस्टैब्लिश की है। शी इज अमेजिंग। वो उनका चेहरा, क्या हुआ उनके चेहरे को? सुधीर ने इतनी देर से मन में घूमता हुआ सवाल सामने रख दिया। उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था भैया, लेकिन केवल चेहरे पे नुकसान हुआ है, अंदर से तो आज भी मैम सुपर वुमन है। नीमा उनके संघर्ष, उनकी हिम्मत के बारे में बताती जा रही थी। सुधीर ये सब सुनकर दंग रह गया था। एसिड अटैक? लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी वो संभल गई, वो भी इतनी अच्छी तरह से। ये खास बात थी। सुधीर को अपने ऊपर शर्म आने लगी थी। बस एक इंटरव्यू की लिस्ट में नाम ना आने से वो इतना कमजोर हो रहा था। एक छोटी सी बात से सब कुछ खत्म होने जैसा क्यों लगने लगा था? सुधीर ने फिर मालती मैम को देखा। उसका मन शांत होने लगा था। ये गरबा म्यूजिक अब शोर जैसा नहीं लग रहा था। भैया चलो, अब देर नहीं हो रही है? नीमा ने गुस्से में पूछा। सुधीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम कह रही थी ना अभी, तो चलो एक राउंड गरबा खेल ही लेते हैं। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली की सदस्य लकी राजीव की लिखी नन्ही कहानी, गरबे में एक चेहरा। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अंकिता चौहान ने किस तरह इसी वाक्य से शुरू करके लिखी है एक नन्ही कहानी, गरबे में एक चेहरा। गरबा करने वालों की भीड़ में एक चेहरे पर उसकी नजर अटक गई। गहरे काजल से घिरी आंखों में लहर लहर उतरती मुस्कान। वो लड़की मेहंदी लगी हथेलियों की थाप पर कभी 2 कदम पीछे जाती तो कभी 3 कदम आगे। पांडाल में बजते संगीत से बेपरवाह, जैसे वो जिंदगी की धुन पर थिरक रही हो। लड़के की नजरों को यूं खुद पे अटका देखकर वो कुछ असहज हो गई।
लाल चूड़ियों से भरी कलाइयां एक पल को बीच हवा में ठहर गईं। लड़के ने दाएं कंधे से ऑफिस बैग उतारकर बाएं कंधे पर लटका लिया और मुड़कर आगे चल दिया। क्या ये कोई इशारा था? लड़के का पीछा करते हुए वो रंग बिरंगी रोशनियों के बीच से होती हुई उसके करीब चली आई। कोई पहचान न ले इस डर से उसने सरसरी निगाह से आसपास मौजूद चेहरों को टटोला और बोली, मैसेज क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें देख ही नहीं पाई, लेकिन मैं तुम्हें ही देख रहा था, कहकर वो मुस्कुराने लगा, एक शरारती मुस्कान। लड़की की पलकें कांपी। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे करते हुए लड़के ने कहा, घर पर क्या बोला? नई नवेली दुल्हन से पूछा तो जरूर होगा कि कहाँ जा रही हो? उसके इस सवाल पर लड़की ने आंखें मींच ली। बोली, कह दिया कि मामा की बेटी की शादी में जा नहीं पाई थी, वो आजकल आई हुई है तो मिलने बुलाया है। लड़के ने हैरान होकर कहा, मतलब झूठ बोल के आई हो? लड़की ठिठक गई। झूठ मतलब क्या? बिना बात की जिद किसने पकड़ी थी? आज मिलना है, इधर मिलना है। तुम तो हरीशचंद हो ना? बस एक मैसेज खड़का दिया और मुझे झूठी कह रहे हो। वो लंबा पूरा वाक्य एक सांस में कह गई। चेहरे पर गलत काम करने के बाद चली आई बच्चे सी झिझक और आंखों के पानी को बांधे खड़ा काजल लड़के की दबी हंसी न सुनाई देती तो शायद 2 बड़े आंसू गालों पर ढुलक ही पड़ते। लड़के ने कोहनी से उसकी बाह को ठेला। मजाक था। तुम इतनी नाजुक क्यों हो? और तुम इतने खड़ूस क्यों हो? लड़की ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, मेरे खड़ूस होने न होने से क्या फर्क पड़ेगा? जो होना था वो तो हो गया। लड़के के याद दिलाने पर जैसे वो कोई भूला दिन टटोलने लगी। गहरी सांस लेकर सामने देखा। हर तरफ खुश दिल चेहरे, दिप दिप मुस्कान, उनकी आंखों में छिपे जाने कितने इशारे जो दूसरा हिम्मत करके पढ़ ले तो नया रिश्ता जुड़ जाए। लड़की अपने में गुम थी। लड़के ने उसकी हथेली थाम ली। यूं ही अचानक बिना कुछ कहे वो सकपका गई। हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम सबके सामने ऐसे कितना अजीब लगेगा। लड़का बोला, अच्छा, और जो तुमने बीच मंडप में पंडित जी के सामने चुपके से मेरा हाथ पकड़ लिया था वो क्या कम अजीब था? याद है, उसके बाद तो पंडित जी के सारे मंत्री गड़बड़ा गए थे। कहते हुए वो हंस दी, खुली खुली हंसी। महीने भर पहले की वो याद उसके मन को गुदगुदा गई। मोबाइल की घंटी से ध्यान टूटा। फोन न बजता तो क्या वो रात भर यूं ही हथेली थामे बैठे रहते? लड़के ने उसे हैरत से देखा, फोन उठाया और बोला, हाँ माँ, जरा लेट हो जाऊंगा। अरे वो मेरी कंपनी के नए बॉस है ना, उन्हीं के बच्चे का जन्मदिन है। कहकर वो मुस्कुराया और अपनी नई नवेली पत्नी के कंधे को मजबूती से थाम लिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। और चलते चलते अपने उन साथियों के नाम भी तो बता दूं जिनकी वजह से ये शो आप तक पहुंचा पाते हैं हम। इस शो की प्रोड्यूसर हैं कंटेंट प्रोजेक्ट और मंडली की साइड से अनुलता राज नायर, और इसकी साउंड डिजाइन करते हैं हमारे ऑडियो इंजीनियर शिवम मिश्रा। ये है यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 6।